नमस्कार। कभी सोचा है कि दौड़ने, भागने, पढ़ने या फिर बस यूं ही सांस लेने के लिए भी ये ताकत आखिर आती कहाँ से है? तो इसका जवाब छिपा है एक जादुई प्रक्रिया में जिसका नाम है श्वसन। आज हम इसी कमाल की प्रक्रिया को समझने वाले हैं जो हमारे खाने को उस एनर्जी में बदलती है जिससे हमारी पूरी जिंदगी चलती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले कि श्वसन असल में है क्या। फिर हम देखेंगे कि इसके कौन कौन से रास्ते हैं। और हाँ, हम ये भी जानेंगे कि पौधे और हम इंसान कैसे सांस लेते हैं। और आखिर में समझेंगे कि ये पूरी प्रक्रिया हमारे जिंदा रहने के लिए इतनी जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए इस सवाल की जड़ तक चलते हैं। आखिर ये श्वसन है क्या? सीधी सी भाषा में कहें तो ये वो बुनियादी प्रक्रिया है जो हर जीवित कोशिका को, हर सेल को पावर देती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, जो खाना हम खाते हैं वो ताकत में, एनर्जी में कैसे बदलता है? इसका सीधा सा जवाब सिर्फ एक शब्द में है, श्वसन। देखिए, श्वसन एक तरह का केमिकल रिएक्शन है जो हमारे हर एक कोशिका के अंदर होता है। इसमें होता क्या है कि कोशिकाएं ग्लूकोज, मतलब जो खाने से हमें शुगर मिली, उसे ऑक्सीजन की मदद से तोड़ती हैं और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ जो सबसे जरूरी चीज निकलती है वो है ऊर्जा। ये ऊर्जा एक खास मॉलिक्यूल में स्टोर हो जाती है जिसे हम एटीपी कहते हैं। आप समझिए कि ये हमारी कोशिकाओं की चार्ज की हुई बैटरी है। अब मजेदार बात यह है कि ऊर्जा बनाने की ये जो फैक्ट्री है, ये दो अलग अलग तरीकों से चल सकती है। एक ऑक्सीजन के साथ और दूसरा ऑक्सीजन के बिना। तो इन दो रास्तों के नाम हैं श्वेतक यानी एरोबिक श्वसन, जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है, और दूसरा है अश्वेतक यानी एनएरोबिक श्वसन, जो बिना ऑक्सीजन के होता है। और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, खासकर जब बात एनर्जी बनाने की आती है। एरोबिक श्वसन में बहुत ज्यादा ऊर्जा बनती है, जबकि एनारोबिक में बहुत ही कम। चलिए पहले श्वेतक श्वसन को समझते हैं, जो एनर्जी बनाने का सुपर एफिशिएंट तरीका है। ये प्रक्रिया 3 मेन स्टेप्स में पूरी होती है। पहला ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा क्रिब्स चक्र और तीसरा इलेक्ट्रॉन परिवहन प्रणाली। आइए एक एक करके देखते हैं कि इनमें होता क्या है। तो पूरी प्रक्रिया की शुरुआत होती है ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र से। पर पता है क्या, इन शुरुआती 2 स्टेप्स में हमें सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल मिलते हैं, मतलब एक बहुत छोटी सी शुरुआत। लेकिन असली एनर्जी का धमाका होता है तीसरे और आखिरी स्टेप में, जिसे इलेक्ट्रॉन परिवहन प्रणाली कहते हैं। यहीं पर ऑक्सीजन अपना जादू दिखाती है और पूरे 34 और एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं। है ना कमाल? तो कुल मिलाकर ग्लूकोज के सिर्फ एक अणु से हमें पूरे 38 एटीपी मिल जाते हैं। और यही वजह है कि ऑक्सीजन पर निर्भर रहने वाला ये श्वसन इतना ज्यादा एफिशिएंट है। पर तब क्या होता है जब ऑक्सीजन नहीं होती? उस हालत में कोशिकाएं अश्वेतक श्वसन का रास्ता अपनाती हैं। इससे सिर्फ 2 एटीपी बनते हैं। इसके मजेदार उदाहरण हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हैं, जैसे यीस्ट जो इसी प्रक्रिया से ब्रेड को फुलाता है, या फिर जब हम बहुत तेज दौड़ते हैं तो हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड बनने लगता है, जिससे हमें थकान महसूस होती है। अच्छा, हमने जीवों में ऊर्जा की तो बात कर ली, पर पौधों का क्या? भाई वे भी तो जिंदा हैं, उन्हें भी तो ऊर्जा चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि पौधों की दुनिया में श्वसन कैसे होता है। पौधे अपनी पत्तियों पर मौजूद छोटे छोटे छेदों, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, और अपनी जड़ों से गैसों को अंदर बाहर करते हैं। और एक दिलचस्प बात यह है कि पौधे दिन में फोटोसिंथेसिस से जो ग्लूकोज बनाते हैं ना, उसी ग्लूकोज को वो रात में श्वसन के जरिए तोड़कर एनर्जी हासिल करते हैं। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि रात में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पौधों के बाद अब आते हैं हम इंसानों पर। हमारे शरीर में सांस लेने और ऊर्जा बनाने के लिए एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना हुआ है। चलिए इस मानव श्वसन तंत्र को थोड़ा करीब से देखते हैं। देखिए, इंसानों में श्वसन के 2 लेवल होते हैं। पहला है बाह्य श्वसन, मतलब जो हम शारीरिक तौर पर सांस लेते और छोड़ते हैं, और दूसरा है आंतरिक श्वसन, जो कि असली खेल है। ये हमारी कोशिकाओं के अंदर होता है, जहां ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके वो ढेर सारी एटीपी बनती है। तो जब हम सांस लेते हैं तो हवा एक पूरे रास्ते से गुजरती है। ये सफर नाक से शुरू होता है, जहां हवा फिल्टर होती है। फिर ये गले और श्वास नली से होते हुए ब्रोंकाई के जरिए हमारे फेफड़ों में घुसती है।
फेफड़ों के अंदर ये हवा लाखों छोटी छोटी थैलियों तक पहुंचती है, जिन्हें एल्वियोली कहते हैं, और बस यहीं पर ऑक्सीजन खून में मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो हमने हवा का रास्ता तो देख लिया, पर यह फेफड़ों के अंदर बाहर जाती कैसे है? आखिर वो कौन सा मैकेनिज्म है जो ये सब करता है? आइए अब इसे समझते हैं। सांस लेने की प्रक्रिया में हमारा डायफ्राम और छाती की मांसपेशियां एक टीम की तरह काम करती हैं। जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो डायफ्राम सिकुड़कर नीचे जाता है, छाती फैलती है और हवा अंदर आ जाती है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ठीक इसका उल्टा होता है, डायफ्राम रिलैक्स होकर ऊपर उठता है और हवा बाहर धकेल दी जाती है। ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि एक नॉर्मल शांत सांस में हम लगभग आधा लीटर हवा अंदर लेते हैं, जबकि हमारे फेफड़ों में 5 से 6 लीटर हवा समाने की टोटल कैपेसिटी होती है। कभी सोचा है कि हम सांस लेना भूल क्यों नहीं जाते? वो इसलिए क्योंकि ये प्रक्रिया ऑटोमैटिक है। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये हमारे शरीर का ऑटो पायलट है जो लगातार खून में कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को मॉनिटर करता है। जैसे ही CO2 का लेवल बढ़ता है, ये हमें तेजी से सांस लेने का सिग्नल भेजता है। तो अब तक हमने इस पूरी प्रक्रिया को काफी अच्छे से समझ लिया है। तो अंत में आइए इस बात पर गौर करें कि ये हमारे जीवन के लिए आखिर इतनी जरूरी क्यों है। श्वसन हमारी हर कोशिका को चलने, बढ़ने और अपना काम करने के लिए ATP के रूप में ऊर्जा देता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स को शरीर से बाहर निकालता है, और सबसे जरूरी, ये खून के जरिए शरीर के कोने कोने तक जीवन देने वाली ऑक्सीजन पहुंचाता है। ATP इतना जरूरी है कि इसे कोशिका की एनर्जी करेंसी यानी ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। जैसे हमें कोई भी सामान खरीदने के लिए पैसों की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही हमारी कोशिकाओं को कोई भी काम करने के लिए ये ATP खर्च करना पड़ता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद अब एक छोटा सा सवाल आपके लिए। श्वेतक श्वसन यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज के एक अणु से कितने ATP बनते हैं, 2 या 38? इसका जवाब ही इस बात पर जोर देता है कि ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए ऊर्जा बनाने में कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस पर जरूर सोचिएगा।